मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग नए चैप्टर पर बात करते हैं। अध्याय 10 है ना। अध्याय 10 भी बहुत रोचक और बहुत शानदार चैप्टर है। आइए जानते हैं, बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है ना, और सहज भी है, सरल भी है। बस आप एक बार सुनते जाइए तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो आइए देखते हैं। उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। ठीक है, हम लोग को दो चीजें इसमें देखना है। पहला चीज तो उपनिवेश को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। खत्म माने समाप्त किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात है शीत युद्ध। ठीक है, पहले तो हम लोग समझें कि ये उपनिवेश क्या है, खात्मा क्या है और शीत युद्ध क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, है ना। उपनिवेश है ना। तो उपनिवेश उप आप जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले से वहां निवेश किया गया है, लेकिन इस पर उपनिवेश माने एक और उप बना दिया गया है ना, उपनिवेश। ठीक है, कोई उपनिवेश स्थापित कर लिया है। तो साफ सा बात, मैं पहले जो है 9th में बताया था आपको कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, क्या मान लो अब ये बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है ना। अस्त्र शस्त्र ज्ञान बुद्धि में ये क्या है, शक्तिशाली है। और ये वाला एक देश मान लो ना, खात्मा भी इसको भूल जाओ। ये छोटा सा देश है, या बड़ा भी देश है लेकिन कमजोर राष्ट्र है। ठीक है, तो शक्तिशाली राष्ट्र जब कमजोर राष्ट्र पर अपना सत्ता स्थापित कर ले तो क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। अब शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर क्या कर लिया, अपना सत्ता स्थापित कर लिया। साफ साफ कुछ नहीं, बात एक लाइन में समझो। ये सब ऐसा 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 एक लाइन में समझो क्या बात है। जैसे मान लो ना, अब एक बड़ा सा लड़का है और ये छोटा सा लड़का है ना। और ये इसके ऊपर अधिकार जमाया हुआ है, बोल रहा है जाओ जी तुम ये लेके आओ। अब लड़का डर के मारे जाना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा ना। उसको क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं जाएगा तो ये बड़ा भाई इसको ठोकेगा, है कि नहीं, मारेगा। ठीक है, इसलिए डर के मारे वो नहीं जाने के लिए सोचता है, लेकिन चला जाता है। तो उसी प्रकार है कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र या बड़े राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अपना सत्ता स्थापित कर ले तो उसे उपनिवेश कहते हैं। देखो अब क्या होगा, जब ये बड़ा भाई के बराबर छोटा भाई अगर हो जाता है तो बात मानेगा, जब कहेगा तब चला जाएगा, बोलेगा नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना। तो इसी तरह का बात है, खत्म हो गया, मतलब उसका उपनिवेश जो चलता था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो आप बता पाएंगे कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं या उपनिवेश कहते हैं। लेकिन अब बात यहाँ है खत्मा का, मतलब जितने उपनिवेश, जैसे हमारा भारत को ब्रिटेन ने उपनिवेश स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो 1947 में हमारा भारत का जो है उपनिवेश क्या हो गया, खत्मा हो गया। क्या हो गया, खत्मा हो गया, अर्थात ब्रिटेन का जो शासन सत्ता था उसे खत्म कर दिया गया। बात समझ में आ गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ है नहीं, बस समझते चले जाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है शीत युद्ध। शीत युद्ध, शीत युद्ध तो हर लोगों में होता रहता है, कॉमन सी बात है। मैं आपको बताऊं छोटा सा बात ना, देखो क्या, देखिए अब क्या बात है कि छोटे छोटे बातों को लेकर के जो लड़ाई होता है, और वो मानसिक युद्ध है, मन में ही लड़ाई है। जैसे मान लो आपका पड़ोसी कुछ इस टाइप का काम कर लिया
तो आपका अब उसके प्रति एक ईर्ष्या हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे वो ऐसा कर लिया, मतलब उसको कैसे पीछे किया जाए। एक मन मन में ही लड़ाई, यानी मानसिक लड़ाई एक दूसरे के प्रति जो हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। मानसिक लड़ाई आपके साथ भी होता है। जैसे मान लो अब क्या है कि आप दो दोस्त हो, कोई मान लीजिए आपका दोस्त कोई अच्छा काम कर गया, तो आपको लगता है अरे ये अच्छा कैसे कर लेता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, है ना? तो आपस में थोड़ा सा ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो ये कर ले रहा है। आपसे एक थोड़ा थोड़ा बीच में मन मुटाव टाइप का रहेगा, है ना? या मान लो आपका दोस्त आपको कुछ बोल दिया और वो सही बोल रहा है और आप उसको मान नहीं रहे हैं, उस बीच में एक मानसिक युद्ध का एक रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आप साफ सी बात समझिए इसको कि कोई दो राष्ट्र, क्या अब हम लोग राष्ट्र के प्रति समझते हैं, जब कोई दो राष्ट्र बिना शस्त्र अस्त्र के जब मानसिक रूप से लड़ाई करता हूं, किस रूप में? मानसिक लड़ाई, जिसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, ये है। आगे आइए, अब जानते हैं, है ना? आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में उपनिवेशी शासन अगस्त 1947 में समाप्त हुआ। सच बात है, भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक में ही थे और उसके ऊपर जो है ब्रिटेन का शासन सत्ता स्थापित था। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हो गए? आज़ाद हो गए। ठीक है, और ये दोनों देश स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 से 75 के बीच, 1945 से 75 के बीच कहा जाए, आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी 1939 से ये क्या होता है? प्रारंभ होता है 1939 से, और 1945 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद का बात है, कह रहा है कब तक? 1975 के बीच 30 वर्षों में अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए। कब से कब तक के बीच में? 1945 से 1975 के बीच में। ठीक है, 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए। ठीक है, उपनिवेश का खात्मा हो गया यहाँ से। 1948 में बर्मा अर्थात म्यांमार और श्रीलंका आदि देश स्वतंत्र हुए। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो है म्यांमार और श्रीलंका दो देश स्वतंत्र हुए 1948 में। ठीक है, ये भी ब्रिटेन के ही क्या थे? उपनिवेश थे, और ये भी स्वतंत्र हो गए, अर्थात इनका भी उपनिवेश का खात्मा किया गया। ठीक, 1950 में चीन में साम्यवादी क्रांति द्वारा स्वतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ। मतलब वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था, मैं पिछले चैप्टर में बात किया था कि ऐसा राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, ऐसा देश स्थापित करना चाह रहे थे रूस वाले कि ये समाज का एक कल्याणकारी व्यवस्था हो। बट यहाँ पे ये भी था कि साम्यवादी में था कि लोगों के पास निजी संपत्ति कुछ भी नहीं होगा, और वो संपत्ति सारा का सारा किसके पास होगा? राज्य के पास, देश के पास, देश के कंट्रोल में होगा, और जिसको जितनी जरूरत है उसके आधार पर उसे दिया जाएगा। ठीक है, उसी समय कोरिया, फिलीपींस आदि पूर्वी देश भी स्वतंत्र हुए। 1950 के दशक में अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे।
1960 और 70 के दशक में वियतनाम, कंपुचिया जैसे देश लंबे शस्त्र संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए। इस प्रकार 1980 में दुनिया का नक्शा 1940 के नक्शे की तुलना में बहुत बदल गया। उपनिवेशी शासन की समाप्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकारों के बनने को हम उपनिवेशीकरण कहते हैं, अर्थात उपनिवेश का खात्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ देश देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका अल्जीरिया, नाइजीरिया, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया। अब ये जितने भी पीले रंग का है, पीले रंग में थोड़ा सा देख लो, मैं इसको साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए पीले रंग में जो लिखा हुआ है, इसमें 1960 से पहले स्वतंत्र हुए। जितने पीले कलर का है वो 1960 से पहले स्वतंत्र हो गए हैं, अर्थात उपनिवेश, वहां पे उपनिवेशी शासन व्यवस्था खत्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद 1960-70 में स्वतंत्र हुए, वो ग्रीन कलर में है, और 1970 के बाद जो स्वतंत्र हुए हैं वो पिंक कलर में है। अब आइए हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करें कि वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, पीले कलर में आपको दिख रहा है नाइजीरिया, अल्जीरिया वगैरह जितने भी हैं, ये सब 1960 और 70 के बीच स्वतंत्र हुए हैं। और जो भारत है, भारत, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, नाइजीरिया, ठीक है, ये सब जो है 1960 से पहले स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आप इसमें देख लेना। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। आगे है आपका ये ऐसा है ना, कहाँ पास से था, इसका जो है वस्तु बनाकर यहाँ से है। यानी कक्षा 9 में है ना, कक्षा 9 में हमने उपनिवेशों के बनने के बारे में पढ़ा था। कक्षा 9 में हम लोग जो है उपनिवेश बनने के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि उपनिवेशीकरण के कई पक्ष थे। पहला, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के हाथ में थी, भारत का है ना। दूसरा, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण होता था, उनसे सस्ते में कच्चा माल प्राप्त करके यूरोप के कारखानों में नई वस्तुएं बनाकर क्या करना, बेचा जाता था और उपनिवेशों से बड़े पैमाने पर लगान वसूल किया जाता था। तीसरा, उपनिवेश के लोगों को यह कहा जाता था कि वे असभ्य हैं और यूरोप के देश उन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं, और उनकी भलाई इसी में है कि वे यूरोप के संस्कृति व विचार अपनाएं। उपनिवेशों का खात्मा तभी हो सकता था जब उन्हें राजनैतिक, आर्थिक आजादी और वैचारिक व सांस्कृतिक आत्मसम्मान मिल पाता। जैसे कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और जापान प्रमुख साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। हमने यह भी पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में उत्तर व दक्षिण अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों ने इन साम्राज्यवादी देशों से युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। अर्थात 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। इस अध्याय ने हमें 1945 के बाद हुए उपनिवेशीकरण
उपनिवेशीकरण के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, उसके बाद आइए आगे अगले दिन के लिए हम लोग जो है देखेंगे। आज का क्वेश्चन लीजिए कि बी उपनिवेशीकरण से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।